हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं रश्मि कुमारी एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल मेगा माइंड में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं आपको यहाँ बायोलॉजी पढ़ाऊंगी और आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा। हमारा आज का टॉपिक है अनुवांशिकता। और अनुवांशिकता जो है वो क्या है, आज हम पहले तो जानेंगे कि अनुवांशिकता क्या है। अनुवांशिकता वैसे लक्षणों को कहते हैं जो हमारे में मतलब हम लोगों में, मैं आप सभी में एक से दूसरी पीढ़ी में अवतरित होते रहते हैं। जैसे कि कोई कहता होगा कि जैसे राम की आंखें जो हैं उसके पापा से मिलती हैं, या फिर उसकी नाक जो है वो उसकी माँ के जैसी है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अनुवांशिकता या हेरिडिटी कहते हैं। अनुवांशिकता के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, अनुवांशिकी। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी, इसके लेखक कौन है। इसके लेखक हैं डार्विन। ऑप्शन नंबर ए, डार्विन राइटर हैं। प्रश्न हमारा क्या है, दूसरा नंबर, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो मनुष्य में क्या होगा, मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। और इसको एग्जाम में आपको भटका भी सकता है। अगर ये आपसे पूछ दे सिंपली मनुष्य में गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं, तो इसका होगा 46। इसका हम लोग लिखेंगे 46, क्योंकि यहाँ हम लोग से पूछा है कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, इसलिए हम लोग ने 23 पे लगाया है। तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, कीटों के पंख चमगादड़ के पंख के किस तरह के अंग है। ये दोनों जो हैं वो हम लोगों के कीटों और चमगादड़ के जो पंख हैं वो समजात अंग के उदाहरण है। इसका ऑप्शन होगा ए, समजात अंग के उदाहरण है। अगला सवाल हमारा है, वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचना ऐसी पाई जाती हैं जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है। ऐसी संरचनाओं को कहते हैं अवशेषी अंग। ऐसी संरचनाओं को हम लोग क्या कहते हैं, अवशेषी अंग कहते हैं। इसका ऑप्शन हमारा क्या हुआ, बी, अवशेषी अंग। इसको अवशेषी अंग कहा जाता है। जीन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी। इसका आंसर आप लोग खुद बताएंगे। इसका क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन जो है इसको तो मैं बताऊंगी ही, ऐसा में एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, लेकिन इसको आप लोग क्या रखेंगे, कमेंट बॉक्स में छोड़ेंगे। बताइए, जल्दी बताइए इसका आंसर, तब तक हम वेट कर रहे हैं। और जो कि हमारा एग्जाम बहुत नज़दीक है, इसलिए बच्चों आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ाई कीजिए। पढ़ने के लिए ये नहीं है कि हम होड़ करें कि बहुत हमको पढ़ना है, बहुत चैप्टर पढ़ना है, बुक्स पढ़ना है, ये वाला जो मतलब बुक बढ़िया है तो वो वाला बुक बढ़िया है। कोई बुक बढ़िया नहीं होता है। आप जितना मन लगाकर पढ़ाई कीजिएगा उतने ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाइएगा। और एग्जाम के टाइम बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं किया जाता है, मेन टॉपिक्स को पढ़ा जाता है जो कि हमारे दिमाग में रुक सके। अब ज़्यादा पढ़ लेंगे तो क्या होगा, हमारे दिमाग से सब कुछ फिसल जाएगा। इसलिए जो हम लोगों ने पढ़ा है वो भी एग्जाम में हम लोग भूल जाएंगे। इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़ें, जो पढ़े ध्यान से पढ़ें, मेन टॉपिक्स को पढ़ें। खुद से टाइमिंग एक सेटअप करें कि मुझे इतना पढ़ना है, इतना सोना है और ये करना है। इसलिए आप लोग अपना देख लीजिएगा। अब इसका आंसर हम बताते हैं। तो जीन शब्द की प्रस्तावना जो है उसे दिया था जॉनसन ने। जॉनसन ने जीन शब्द की उत्पत्ति की थी या फिर प्रस्तावना दिया था, तो इसलिए इसका ऑप्शन होगा डी, कोई नहीं। और ये भी पूछ सकते हैं, जब जॉनसन दे तो हम लोग ऑप्शन नंबर जॉनसन जिस पे रहेगा हम लोग उसको टिक लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। तो हमारा छठा सवाल क्या कहता है, कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है। मेंडल का जो अनुवांशिकी का नियम है, जैसे हम लोग जानते हैं मेंडल का क्या नाम है, ग्रेगर जॉन मेंडल। और इसके जो नियमों को पुनः खोजा गया, तो उसको किसने खोजा था। इसका ऑप्शन आंसर होगा हमारा शर्मक ने जो है वो ग्रेगर जॉन मेंडल के प्रतिपादित किए हुए नियमों का फिर से पुनः खोज किया। अब अगला सवाल हमारा है, गुणसूत्र बने होते हैं। गुणसूत्र किस चीज के बने होते हैं, तो इसका आंसर होगा हमारा सी, डीएनए, प्रोटीन एवं आरएनए के संश्लेषण से जो है वो गुणसूत्र का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर सी। ध्यान दीजिएगा बच्चों,
जब तक हम लोग क्वेश्चंस को बढ़िया तरह से सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन आप लोग को अच्छा लगे, अगर सेशन हमारा समझ में आया आपको, आप अपने दोस्तों, छोटे भाई बहनों या रिश्तेदारों किसी के साथ सेशन को शेयर करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सके। लाइक और कमेंट अपना जरूर दें। जो भी मतलब जो हम लोगों में खामियां भी हैं, अपने आपके कमेंट के द्वारा हम लोग सुधार करने की कोशिश करेंगे। इसलिए हम लोग को आपके कमेंट की बेसब्री से इंतजार रहता है, जिससे कि हम लोग को पता चलते हैं हम लोगों ने किया क्या है। इसलिए आप लोग प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हम लोगों का मोटिवेशन भी बना रहे और एक बेहतर प्रयास के लिए हम लोग अग्रसर हो सके। अगला सवाल हमारा क्या है? कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ हैं। कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ जो होता है वो है डीएनए, ऑप्शन नंबर ए। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा बच्चों, क्योंकि ये जो आनुवंशिकी चैप्टर है इससे हर तरह के क्वेश्चंस पूछता है, चाहे वो एमसीक्यू हो या 2 नंबर या 5 नंबर, ये पूछना ही पूछना है। तो इसलिए आप लोग इसको VVI या फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट लेके चलिएगा। तो इसका हम लोग अगला सवाल क्या है? 9 नंबर सवाल जो हमारा है वो है जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जो हम लोगों ने अभी इसके पहले पढ़ा था, नेक्स्ट वही हमारा क्वेश्चन ये भी है, कुछ मिलता जुलता। जीन शब्द का प्रस्तुत किसने किया था? तो इसका होगा हमारा जॉनसन ने जो है वो जीन शब्द की प्रस्तुति दी थी। अगला सवाल हमारा है मलेरिया उत्पन्न करने वाला मादा एनोफिलिस मच्छर जो है वो मतलब किस तरह के जल में होता है? तो जो मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर जो है वो हमारा गंदे जल में सरवाइव करता है। मलेरिया फैलाने वाला मच्छर जो है वो गंदे जल में सरवाइव करता है। इसका ऑप्शन होगा बी, गंदा जल। सवाल नंबर 11 हमारा क्या कहता है? ध्यान से देखेंगे हम इसे। डेंगू उत्पन्न करने वाले, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? मलेरिया उत्पन्न करने वाले, तो वो तो गंदा जल। लेकिन डेंगू वाला जो है ये एकदम उल्टा रहता है उसका, ये साफ जल में पनपता है। जो कहीं अगर साफ जल भी इकट्ठा है तो ये डेंगू वहां उत्पन्न होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन होगा ए। अगला सवाल हमारा है अवशेषी अंग का उदाहरण है। अवशेषी अंग का उदाहरण इनमें से सभी। अवशेषी अंग जो है कर्ण, पलव की पेशियां, पुच्छ कशेरुक एंड निषेचक पटल, ये तीनों जो अवशेषी अंग के उदाहरण है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल हमारा है समजात अंगों के उदाहरण कौन से हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी। जो हमारा हाथ है और कुत्ते के जो आगे के पैर हैं, अगर कुत्ता की जगह यहाँ पे बिल्ली भी रहता तो हम लोग ऑप्शन इसी को लगाते हैं, तो इसलिए इसका होगा ऑप्शन नंबर। समजात अंग का उदाहरण है हमारा हाथ तथा कुत्ता के अग्रपाद, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, अगला हमारा है विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? जैसा कि हम लोग सबको जानते हैं हम लोग की उत्पत्ति बंदरों से हुई है, लेकिन विकासीय दृष्टिकोण से हमारा जो है अधिक समानता चिंपैंजी से है। आप लोगों ने सुना होगा चिंपैंजी जो है मनुष्य की नकल करता है, नकल वो नहीं करता, हम लोग का ही समानता उससे है, इसलिए हम लोग को लगता है वो हम लोग की नकल करता है, ऑप्शन नंबर। अब हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल हमारा है 15। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना? हम लोग जानते हैं आनुवंशिकी के जनक जो है ग्रेगर जॉन मेंडल, वो अपना जो है किससे अपना आनुवंशिक का जो प्रयोग शुरू किए थे? उन्होंने मटर के पौधों, हरे मटर के पौधों से अपना आनुवंशिक लक्षण का प्रयोग जो है वो शुरू किया था। तो इसका ऑप्शन क्या होगा हमारा? ए, मटर के पौधों से। अगला सवाल हमारा है फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लिक नाम किसे दिया? नाभिक अम्ल को। नाभिक को हम लोग इंग्लिश में न्यूक्ल कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लिक नाम किसे दिया? नाभिक अम्ल को, ऑप्शन नंबर ए। अब हमारा क्या है अगला सवाल, क्या कह रहा है? प्रत्येक गुणसूत्र जो है, प्रत्येक गुणसूत्र हमारा है 2 कुंडलित धागों में बंधा रहता है। जो प्रत्येक गुणसूत्र है वो 2 कुंडलित धागों में बंधा रहता है या फिर बना होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अर्ध गुणसूत्र कहते हैं।
ऑप्शन नंबर ए अर्ध गुणसूत्र। अगला सवाल हमारा है, वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल रचना तो समान होती है लेकिन कार्य के अनुसार उनकी बाह्य रचना में परिवर्तन हो जाता है, उसे हम लोग कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग समजात अंग कहते हैं। ये हमारा जो है दोनों में परिवर्तन जब हो समजात अंग का उदाहरण होता है। सॉरी, सवाल नंबर हमारे 19 क्या कहता है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ा, शरीर में भोजन का पचना एक उपचयन अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। भोजन का पचना जो है वो उपचयन अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए। अब अगला हमारा क्या है, किसने प्रमाण दिया कि जीन गुणसूत्र का भाग है। देखिए बच्चों, ये जो बायोलॉजी जो चैप्टर या फिर साइंस कह लीजिए, ऐसा चैप्टर है, एक शब्द आएगा लेकिन उसको प्रतिपादित करने वाले, उसको समझाने वाले, फिर उसको नकारने वाले 50 मिलेंगे। तो देख आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइएगा। यहाँ हम लोग का क्या कर रहा है, किसने प्रमाण दिया कि जीन गुणसूत्र का भाग है। जीन का नहीं पूछ रहा, जब ये नहीं पूछ रहा है कि जीन को प्रतिपादित किसने किया है, जीन शब्द किसने दिया। यहाँ पूछ रहा है कि जीन गुणसूत्र का भाग जो है वो जीन है, किसने बताया हमें। तो इसका ऑप्शन होगा सी। 1902 में जो है टी बोवेरी एंड W.S. सट्टन ने हम लोग को क्या बताया कि जीन गुणसूत्र का ही एक भाग है या फिर पार्ट है। जीन गुणसूत्र का एक पार्ट है, ये किसने कहा था, तो बोवेरी एंड W.S. सट्टन ने। अगला सवाल हमारा है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया। इसका ऑप्शन नंबर होगा बी 5। मेंडल ने अपने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन जो किया था वो होता है 5 विकल्पी लक्षण। अब अगला सवाल हमारे क्या कहता है, एकल संकर क्रॉस। इसका देखिएगा, एकल संकर और बहुसंकर और क्या होता है द्विसंकर, तीनों अलग अलग होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एकल संकर क्रॉस के फलस्वरूप लंबे एवं नाटे पौधों का अनुपात पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा बी। लंबे एवं नाटे पौधों का अनुपात कितना था, 3:1 या फिर 3:1। अगला सवाल हमारा क्या है, द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप, अभी हम लोगों ने बताया पढ़ा एक संकर, अब हमारा आया द्विसंकर। ये बहुत कंफ्यूजन वाला होता है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये बहुत इजी भी बन सकता है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा ध्यान दिया जाएगा सब सॉल्व हो जाएगा। तो इस हमारा क्या है, द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधों का फिनोटॉपिक अनुपात क्या था। इसका पूछ रहा है, द्विसंकर क्रॉस में जो था फिनोटॉपिक अनुपात कितना था। तो इसका होगा बी। ऑप्शन नंबर बी 9:3:3:1। ऑप्शन नंबर बी, इसका होगा आपको बी आंसर। अगला हमारा क्या है, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। जैसा हम लोगों ने पढ़ा है पहले कि स्त्रियों और पुरुषों में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो अलग अलग होते हैं। स्त्रियों में यानी कि मादा में जो होते हैं वो XX गुणसूत्र होते हैं, यानी कि XX क्रोमोसोम, और जो है पुरुषों में हमारे होते हैं XY, जो कि यहाँ देखिएगा बहुत ध्यान देने योग्य बातें हैं। जो स्त्री में है वो XX होता है और पुरुषों में जो होता है, हम P से इंडिकेट करेंगे, पुरुषों में होता है XY। ये जब हम लोगों ने पढ़ा है कि जब XX गुणसूत्र का मिलाप होता है तो क्या होता है, गर्ल जो है वो जो बर्थ होता है वो गर्ल होता है, और जब XY जब मिलते हैं गुणसूत्र तब हम लोग का क्या होता है, बेबी बॉय पैदा होता है। लेकिन हम लोगों के टाइम में बहुत एक क्वेश्चन पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो क्वेश्चन ये था कि कोई स्त्री जिसे लगातार बेटियां ही पैदा हो रही हैं, ससुराल द्वारा प्रताड़ित करना क्या ठीक है, उस औरत के साथ क्या ये जाति नहीं हो रही है। तो ये आपका आंसर ये होता है कि जी हाँ, ये बिल्कुल जाति की बात है, क्योंकि लड़का या लड़की जो है वो पुरुष के हाथ में होता है, न कि स्त्री के हाथ में। इसलिए हमारा समाज क्या समझता है, पुरुष स्त्रियों को दोषी समझता है, जबकि ये तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो समझते हैं इस बात को। तो इसका हम लोग को खैर इसका हम लोग को अभी ज़रूरत है नहीं, लेकिन
किंचित पूछ दे, तो इसलिए हमारा इसका क्या क्या होगा, स्त्रियों में कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं, एक्स एक्स 2 गुणसूत्र होते हैं। अब देखिए फिर आ गया मेरा हमारा वही जो हम लोगों ने पिछले में पढ़ा था, पुरुषों में लिंग गुणसूत्र कौन से होते हैं, तो पुरुषों में एक्स वाई होते हैं जो कि लड़का और लड़की का निर्धारण करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारा क्या है, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास जो है वो इस सिद्धांत की परिकल्पना किसने की थी, जैव विकास की परिकल्पना किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 26 एक ही है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश में और ये हिंदी में है, बस वो उस पुस्तक का नाम लिखा गया है और इसमें इसकी कल्पना के पूछा जा रहा है कि उसकी कल्पना किसने की थी। तो इसका सिंपल सा आंसर है आपका डार्विन ने। डार्विन ने जो है प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया, फिर प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना की थी, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल हमारा है, मानव का उद्भव कहाँ हुआ था। तो पिछले जो है शोध के अनुसार या फिर मतलब पिछले रिसर्च वगैरह में ये पाया जाता है कि मानव का उद्भव स्थान अफ्रीका रहा है, जो है मानव का जो है उद्भव स्थान हम लोग का अफ्रीका ही पाया जाता है। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका, बी होगा हमारा। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, कुछ टेक्निकल एरर्स हैं बच्चों, तब आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल हमारा है 28, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम कौन सा है। ये क्वेश्चन 2 साल पे पूछे या 4 साल पे, लेकिन पूछता जरूर है, इसे बोर्ड कभी भूलता नहीं है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम जो है वो होता है होमोसेपियंस, सॉरी, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम जो है वो होमोसेपियंस होता है, होमोसेपियंस, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास, इस सिद्धांत के जनक कौन थे। अब हम लोगों ने पढ़ा क्या, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास की परिकल्पना, इस सिद्धांत की परिकल्पना के बारे में पढ़ा, तो उसका था हम लोग का डार्विन। तो इसका क्या होगा, उसके जनक कौन थे, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। हम लोगों ने जैसा पढ़ा कि डार्विन का पूरा नाम है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, ऑप्शन नंबर बी। चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण है। अगला सवाल हमारा है, चमगादड़ एवं पक्षी के जो पंख होते हैं वो किस प्रकार के अंग के उदाहरण है। तो इसका हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, समरूप के जो है उदाहरण होते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, कान के निचले हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं, कान के निचले हिस्से को हम लोग कर्णपाली कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा है, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया। वंशागत नियमों का प्रतिपादन जो है ग्रेगर जॉन मेंडल, या फिर सिर्फ मेंडल भी रहेगा तो हम लोग इसको ऑप्शन में मेंडल लगाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, ग्रेगर जॉन मेंडल ने प्रतिपादित किया था, किसको, वंशागत नियमों को। अगला हमारा कौन सा है, इनमें से कौन सही है, डी ऑक्सीरिबोन्यूक्लिएटुनिन, नहीं, इसका हमारा सही होगा डी ऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड। ये क्या है, ये हमारा डीएनए का फुल फॉर्म है जिसका होता है डी ऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, विविधताएं कितने प्रकार की होती हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी जो है विभिन्नताएं जो है हम लोग में 2 प्रकार की होती हैं। अगला सवाल हमारा है, जाति उद्भवन उन जीवों में होता है जिसमें लैंगिक जनन पाया जाता है। जाति उद्भवन किन जीवों में होता है जिनमें कि लैंगिक जनन पाया जाता है, नहीं तो ये संभव नहीं है। अगला सवाल हमारा है, देखिए बच्चों आप लोग अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो कोई भी सवाल हम लोगों को परेशान नहीं करेगा, और अगर हम बुक थोड़ा बहुत रीडिंग करें और बेस्ट टॉपिक्स को चुने तो किसी सवाल की मजाल नहीं जो हमें परेशान कर सके।
तो इसलिए उसे हम लोग क्या करेंगे, सिर दर्द नहीं बनाएंगे, क्वेश्चंस को ध्यान देके पढ़ेंगे और एक एक टॉपिक को ध्यान से पढ़ेंगे। जिन प्रारूप एवं वातावरणीय दशाओं द्वारा निर्धारित वैसे आनुवंशिक लक्षण या विशेषक जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं वे क्या कहलाते हैं, उन्हें कहते हैं हम लक्षण प्रारूप या फेनोटाइप। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल हमारा है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया। ऑप्शन नंबर ए लामार्क ने। लामार्क ने हमें ये समझाया सर्वप्रथम कि जैव विकास होता क्या है। तो जैव विकास को किसने समझाया, तो लामार्क ने। अगला सवाल हमारा है, बहुत सिंपल सवाल है, अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है। अनुवांशिकी का पिता जो हमारा है, ये हम लोगों ने शुरू से ही जब हम लोग बुक उठाएंगे और इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे कि अनुवांशिकी के पिता किसको कहते हैं, मेंडल को। ऑप्शन नंबर ए, मेंडल को अनुवांशिकी के पिता कहा जाता है। अगला सवाल हमारा है, किसी भी प्रजाति विशेष की एक समष्टि या आबादी में स्थित समस्त जीन उस आबादी का कहलाता है, यानी कि उस आबादी का वो क्या कहलाता है, तो ये उस आबादी का जीन कोष कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी, जीन कोष। अगला सवाल हमारा क्या है, 40। ग्रेगर जॉन मेंडल जो है व्यक्तिगत जीवन में क्या थे। ऐसा तो है नहीं कि पैदा होते कोई भी साइंटिस्ट बन जाए या फिर वैज्ञानिक बन जाए, उसके लिए उसे मेहनत करनी पड़ती होगी। ये हो सकता है उसका मतलब जो है वो बैकग्राउंड भी सही ना हो। तो जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे वो क्या थे, एक कृषक के बेटे थे और बाद में जो है वो मतलब जो पढ़े नहीं, ध्यान मतलब इतनी करते गए, आगे उन्होंने क्या, एक चर्च में पादरी की भी नौकरी की। पादरी के बाद उन्होंने वो व्यक्तिगत जीवन में पहले तो पादरी रहे और तब उन्होंने प्रतिपादित किया किस चीज को, ग्रेगर जॉन मेंडल हैं उन्होंने वंशानुगति के नियम को ही प्रतिपादित कर दिया, अनुवांशिकी के नियम को प्रतिपादित किया ग्रेगर जॉन मेंडल ने, जो क्या थे पेशे से पहले वो एक पादरी थे। ऑप्शन नंबर सी। किसी जीव की जीन संरचना उस जीव का कहलाता है, तो किसी जीव का जो है वो जीन संरचना क्या कहलाता है, जीन प्रारूप या जीनोटाइप। तो इसका सी होगा, ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों। अगला सवाल हमारा है, डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वजों की खोज कहलाता है। यहाँ देखिएगा बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वजों की खोज क्या कहलाता है, आणविक जातिवृत्त। ऑप्शन नंबर बी, आणविक जातिवृत्त कहलाता है। अगला हमारा क्या है, 43। किसके मतानुसार जीवों में प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। तो इसका हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, मेंडल ने हम लोग को बताया कि प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान जो है उत्पन्न करने की क्षमता जीवों में होती है। ऑप्शन नंबर बी। हमारा जो है एग्जाम में हम लोग को बहुत ऐसा क्वेश्चन है जो इधर उधर करके या फिर घुमा फिरा के ये हमसे पूछ दे भी सकता है कि मेंडल के द्वारा डैश डैश संतान उत्पन्न करने की या फिर मतलब कि क्षमता का प्रतिपादन किसने किया। तो हम लोग यहाँ घबराएंगे नहीं, कुछ क्वेश्चंस अलग तरीका से भी बना सकता है और क्वेश्चंस को हम लोग पहले तो जो टाइम मिलता है हम लोग को कॉपी करने के लिए, कॉपी को पहले ध्यान से हम लोग करेंगे क्योंकि मेन हम लोग का होता है मेन पेज। अगर हम लोगों ने सारे कॉपी को कर लिया और मेन पेज में जो है मेन पेज जो ही छूट गया तो हम लोगों ने कुछ नहीं किया। और सपोज दैट अगर हम लोगों ने अपना नाम ही छोड़ दिया, नाम छोड़ दिया या फिर रोल नंबर ही छोड़ दिया या फिर कोई कोडिंग छूट गया तो इससे क्या होता है, हम लोग का पूरा पेपर ही बेकार हो जाता है। तो इस पे हम लोगों का जो है बहुत बढ़िया इसका वीडियो आ रहा है, बहुत जल्द इसको वीडियो को प्रोवाइड कराया कि किस तरह से आपको कॉपी करना है, कॉपी में किस तरह लिखना है, कितना कहाँ जगह छोड़ना है, कहाँ क्या करना है, कहाँ कोडिंग होगा। तो इसके लिए आप लोग हमारे वीडियो के साथ बने रहें। चलते हैं तब तक नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा अगला सवाल क्या है, डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। जो नाइट्रोजन एसिड जो है वो कितने प्रकार के होते हैं डीएनए में, तो इसका ऑप्शन होगा 2 प्रकार के, ए। अगला सवाल हमारा है
पक्षी तथा तितली के पंख होते हैं, तो इसका है असमजात अंग के उदाहरण। पक्षी तथा तितली के पंख जो है असमजात अंग के उदाहरण होते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? अगला सवाल हमारा है किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है, तो इसको हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, जीन प्रारूप या जीनोटाइप। जीन प्रारूप या जीनोटाइप, सॉरी, इसका हमारा होगा जीन प्रारूप या जीनोटाइप। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं इसको। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता एवं आनुवंशिकता का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है वो? उसे अनुवांशिकी कहते हैं। आपको क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है अनुवांशिकी। ये 2 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है, अनुवांशिकी किसे कहते हैं। तो ये आपको इस सवाल में ही आपका 2 नंबर का जवाब भी छुपा है। अनुवांशिकी किसे कहते हैं या फिर अनुवांशिकी क्या होता है? तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता एवं अनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग अनुवांशिकी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल हमारा है अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी कौन सा है? जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि मानव का उद्भव केंद्र क्या है, वो है अफ्रीका। तो अफ्रीकी मानव का जो है वो सबसे निकट संबंधी है चिंपैंजी। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल हमारा है अनुवांशिकता एवं वातावरण दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। अनुवांशिकता और वातावरण जो है एक दूसरे के पूरक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल हमारा है निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी अनुवांशिक बीमारी है? खसरा पीलिया तो नहीं है, इसका ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर बी, रंगों को पहचानने की अंधता। इसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्णांधता भी कहते हैं। तो हम लोग से ये क्वेश्चन पूछेगा वर्णांधता कैसी बीमारी है, तो इसका हम लोग आंसर क्या लिखेंगे? एक अनुवांशिक बीमारी है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती रहती है। इसी के साथ हमारा सेशन खत्म होता है। बने रहिए हमसे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट चैनल में। और हमारा जो है वो प्रिंस सर का लाइव क्लासेस भी शुरू हो चुके हैं, तो आप लोग उनको देखिए, थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए। बहुत बढ़िया वो टॉपिक जो है क्लियर करने का प्रयास होता है हमारे चैनल पे, और बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। तो आप लोग उनके वीडियोस को देखा कीजिए और अपने एग्ज़ाम में बढ़िया से बढ़िया नंबर लाने का क्या बोलते हैं उसको, सफल होंगे आप। स्कोर बढ़िया जाएगा, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। इसी के साथ जय हिंद।